आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जो दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब आज की चर्चा मैं हेमंत जी से शुरू करती हूँ कि हेमंत जी, सबसे पहले तो संसद में अदानी पर चर्चा करने का टाइम नहीं है। आज दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, उनसे डील करने का, उनकी प्रॉब्लम सुनने का नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है। लेकिन द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए आज वो पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंचे हैं। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो कि आज उस फिल्म को देखकर वो संदेश दे रहे हैं? जी नीलू जी, देखिए, कई बार मुझे आपके ऊपर, खुद के ऊपर, ये जो मेरे दो साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, इन सब की समझ के ऊपर कई बार तरस आता है कि हम लोग इतना क्यों गंभीरता के साथ सोचते हैं। मुझे आप एक बात चाहिए, कोई स्क्रिप्ट राइटर, कोई कोरियोग्राफर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर 15 तारीख को फिल्म रिलीज हुई और वो 2 तारीख को देख रहा है। 17 दिन का इंतजार कैसे काटा होगा उस आदमी ने? आप ये क्यों नहीं सोचते? ये सारे का सारा जो घटनाक्रम है भूल गए क्या आप? तो चीजों को पॉजिटिविटी के साथ देखिए, हार्डवर्क देखिए, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। 15 तारीख की फिल्म, कई राज्यों में टैक्स फ्री भी हो गया, सारी बात हो गई, कई मुख्यमंत्री देख भी आए और प्रधानमंत्री जी को बेचारे आज समय मिला देखने का। फिर आपने कहा संसद नहीं चल रही। अरे संसद का बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या नहीं चल रहा? तो कोई बात नहीं, उनके दोस्त का बिजनेस चल रहा है ना। कौन सा महत्वपूर्ण, आप बताइए। संसद का बिजनेस तो फिर चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं, कोई और चला लेगा। आप उसको लेकर इतना गंभीर क्यों हो? फिर आपने कहा कि साहब दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दहशत तो ऑलरेडी फैला चुके हैं। आपने छत्तीसगढ़ के परिणामों के बाद वहां कुछ देखा, मध्य प्रदेश के बाद कुछ देखा, हरियाणा के बाद कुछ देखा, अभी महाराष्ट्र के बाद कुछ देख रहे हैं। और दहशत क्या होती है? नीलू जी, समझिए चीजों को। जो उनका काम करने का तरीका है वो यही तरीका रहा है। और ये अब नहीं है, गुजरात के दोनों सीनियर साथी बैठे हैं, वो ज्यादा हमसे बेहतर बताएंगे। लेकिन जो ट्रेडमार्क है ना, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, दैट्स व्हाट वी कॉल इट। आप मुझे एक बात है, आपने कहा दहशत फैलाने की कोशिश की। आज आपने दिल्ली में, नोएडा की तरफ से आप देखा एक्सप्रेस वे पे कितने हजार किसानों ने तो क्या किया, दिल्ली में आने की कोशिश की, अपनी जमीनों के रेट मांग रहे थे वाजिब। सारे के सारे डॉगी चैनल्स वहीं पर बेस्ड है, नोएडा में, फिल्म सिटी में। किसी पे आपने एक शॉट देखा क्या? हरियाणा में आप कह रहे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। इसको ठीक कीजिए। दहशत वो फैला चुके हैं। अब सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है, ऑटो मोड में चल रहा है। 293 दिनों से देश का एक नेशनल हाईवे सरकार ने बंद कर रखा है। सरकार ने, दिल्ली से जो गुजर जाता है चंडीगढ़ और वो फर्दर आगे पंजाब, हिमाचल और सब कुछ, वो 293 दिनों से बंद पड़ा है। सरकार ने बंद कर रखा है। नाम किसका है? किसानों का। अब वो किसान, एक कैंसर का मरीज, 68 साल का बुजुर्ग, 6 दिन से उस पर बैठा है। अब वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले सरकार ने कहा कि साहब अगर आप बिना ट्रैक्टर उठाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब वो चलने की जब उन्होंने तैयारी कर दी पूरी 6 तारीख से, तो अब उनके ऊपर तमाम तरह की शर्तें लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध का, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो वो तो कोई हथियार लेके आ नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेगी कि दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर इतने बड़े बैरिकेड्स को तोड़ करके किसान बेचारे आ रहे हैं और कोई चैनल उनको दिखा नहीं रहा है। अब मैं आपसे पलट कर सवाल एक और पूछता हूँ, अगर ये सारे के सारे डॉगी चैनल्स केवल 1 घंटे तक आज वो सारा लाइव सीन दिखा देते जो नोएडा में एक्सप्रेस वे पे हुआ, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? नहीं। 293 दिनों से किसान बैठे हैं पंजाब के बॉर्डर पर। आपने कोई एक डिबेट देखी क्या? संसद नहीं चल रही है, उसके लिए निश्चित तौर पर 100% विपक्ष जिम्मेदार है। ये कोई से चैनल के टॉप इनसे पूछ लीजिए जो भाड़ बिठा रखे हैं वहां पर, उनके अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं। तो आप जो कह रही हैं कि दहशत फैलाने, दहशत इज ऑलरेडी नॉट फैलाए, दहशत इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। अब तो उसको, उसके ऊपर बैठ करके सब चंगाती है। सिस्टम ऑटो मोड में चल रहा है और पूरा देश देखिए 11वें साल सत्ता का उनका है। पूरे उसको पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ हर एक तंत्र, जो देश के लोकतंत्र के जो मेन 3 तंत्र थे, जो उसमें चाहे विधायिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है और चाहे डॉगी मीडिया है, वो सारे के सारे लोकतंत्र को कंधा दे रहे हैं, लोकतंत्र की अर्थी को। और यही तो मॉडल है। आप फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म तो लेट हो गए वो देखने में। 17वां दिन है फिल्म रिलीज हुई। उनका तो जो फिल्म का हीरो है उसका नहीं पता आपको, उसने अगले साल फिल्मों से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है बेचारे ने, इतनी जबरदस्त फिल्म के बाद।
तो इनको एस्टेब्लिश करने की कुछ जरूरत नहीं है, इनके क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इनका गवर्नेंस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। कोई कहता है कि उसमें देश की आबादी कम होनी चाहिए, आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि 3 से कम बच्चे नहीं होने चाहिए। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई आरएसएस वालों के खुद के कितने बच्चे हैं, वहां तो शादी करना ही वर्जित है। आप बताइए, आप कोई देश में कुछ है क्या, जो मर्जी आए। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर दिशा में काम कर रही हैं। जब इंडिया अलायंस बना तो देश का नाम बदलने की बात चल पड़ी थी, आपको ध्यान होगा कि भारत क्यों होना चाहिए, और तमाम डोगी एंकर्स ने इस पर 20 शो कर डाले कि देश का नाम बदलने जा रहे हैं मोदी जी। तो ये सारा एक नैरेटिव पेडलिंग की बात होती है, ये हम सबको समझनी चाहिए। मोदी जी मूवी देखने गए हैं तो उसके पीछे भी कुछ हिडन चीजें हैं, वो मैसेज है, और उनके समर्थक उस बात को जानते हैं। और बाकी देश, मुझे आप एक बात बताइए, आपने जो ये शो किया, आप किसी और चैनल पर देखिए चर्चा, सारे का सारा कैबिनेट मूवी देख रहा है, देश का जीडीपी रसातल में चला गया है। कोई एक सिंगल बाइट देखी आपने निर्मला सीतारमण की? कोई आरबीआई गवर्नर का कोई रिस्पॉन्स देखा? अरे यार झूठी बोल दो, झूठी कह दो आप। देश का जो फॉरेन जितना भी हमारा ये था विदेशी मुद्रा भंडार, वो कहाँ जा रहा है, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, कहीं कोई नैरेटिव है क्या? तो फिर दहशत फैला कर रहे हैं, दहशत तो इस्टेब्लिश्ड है। अब तो केवल ये देखना है कि हम और हमारा देश इस सारे घटनाक्रम को, इन सारी स्थितियों को और कितने लंबे समय तक झेल सकता है। वो दे आर टेस्टिंग आवर नर्व्स। अब हम उसके लिए तैयार हैं कितने हैं, वो दोनों गुजरात के सीनियर साथी हैं, मुझे लगता है वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आप तो दिल्ली में बैठ करके जो हमारी छोटी सोच के साथ देखते हैं चीजों को, इन्होंने हमसे ज्यादा झेला है, ये हमसे बड़े भुक्तभोगी हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी भी हैं, तो मुझे लगता है इनको ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए इस चीज पे। ये समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, सत्ता में बने रहें, सब कुछ है, लेकिन इस हद तक आगे जाकर और इस चीज की बात करना, इसके पीछे क्या मैसेज है? पॉलिटिकल मैसेज की मैं बात कर रही हूँ। जी सर। नीरू जी, मोदी जी की जो राजनीति है उसका जो मूल है वो है भय की बिक्री। भय बेचने के माहिर हैं वो आज तक जब भी सियासत के अंदर कहीं पर भी जब कोई फंसता है, कोई चुनौती आती है, कोई बात आती है, तो वो केवल और केवल भय बेचते हैं। आप गुजरात का उनका पूरा देख लीजिए, हिंदुस्तान में तीसरी टर्म में आ गए हैं, आज भी उनके पास कोई डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं है। जब ये इस बार 2024 का चुनाव शुरू हुआ, आप और हमने क्या अखबारों में चलाया गया कि 100 डेज का गवर्नेंस एजेंडा आ गया, उधर चुनाव घोषित हो रहा था, ये 100 डेज का गवर्नेंस एजेंडा बना रहे थे। वो एजेंडा कहाँ है अभी? 100 दिन तो हो गए, क्या हुआ उसका? तो ये जो फेक नैरेटिव घटने के माहिर है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा कि आज का मतलब क्या है, आज का मतलब ये है कि दिस नैरेटिव इज गोइंग टू स्टे। इसके अलावा और कोई हमारे पास नैरेटिव है ही नहीं। आप ये देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली थी, कोई शक नहीं है इसमें, जैसे भी मिली थी वो एक अलग पक्ष हो सकता है। लेकिन उसी दिन संभल के अंदर क्या हुआ, तो क्या उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है कि क्यों हुआ था वो? क्योंकि जो आज सवाल महाराष्ट्र में उठ रहे हैं, आपको पता है कल महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर पूरा गांव मॉक पोलिंग कर रहा है, जस्ट टू शो कि हमारे गांव का मैंडेट क्या था। ये आपने कभी इस तरह के सीन्स देश में नहीं देखे होंगे। तो उसको काउंटर करने के लिए उन सारी चीजों को देखिए, आज कितने बड़े घटनाक्रम हैं। उधर से एक 68 साल का कैंसर से पीड़ित किसान नेता वहां पर बैठे हैं, डल्लेवाल साहब, उस पर भूखहड़ताल पे, आमरण अनशन पर। दिल्ली में किसान घुस रहे थे, संसद चल नहीं रही है, तो वैसे में सारी की सारी लाइमलाइट कैसे ली जाए? तो मोदी जी को तो अगर छींक भी आ जाती तो भी वो न्यूज बनी जानी थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी। हाउस नहीं चल रहा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्या आप चाहते भी नहीं हाउस चले? और अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि 2 दिन का जो आपने कहा कि ब्रेक थ्रू हो गया और हो गया, वो संविधान दिवस में 2 दिन, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें विपक्ष को बोलने को, तो विपक्ष तो जैसे ही खड़ा होगा, विपक्ष तो फिर सवाल उठाएगा। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, अडानी भी इसी देश में धंधा करता है, तमाम सारे के सारे नेटिव किसान आंदोलन की भी बात आएगी, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? वो तो स्पेशल 2 दिन फिक्स कर दिए, वो बहस होगी या नहीं होगी, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? क्योंकि मोदी जी का ना तो असेंबली चलाने में भरोसा था गुजरात में, दोनों साथी बैठे बता देंगे, और न पार्लियामेंट चलाने में कभी कोई भरोसा रहा है। और ऐसे ही उनकी दोनों की दोनों चेयर्स हैं कि केवल एक शब्द लेते ही, नाम एक बार नाम ले दीजिए आप, मणिपुर भी ले दीजिए बेशक, या अडानी ले दीजिए, उसके काम छुट्टी हो जाएगी। तो अब उन्होंने क्या किया, आज आपने लेटेस्ट चीज देखी होगी कि आज सुबह जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो उसमें टीएमसी ने किनारा कर लिया। टीएमसी क्या कहती है कि ये अडानी वडानी बहुत हो गया, बाकी इश्यूज उठा देंगे। तो बाकी इश्यू तो इंडिया अलायंस भी कह ही रहा है ना। तो यानी कि मोदी का जो इकोसिस्टम है उसने अपना तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। शरद पवार निपट गए, मायावती निपट गई, अजीत पवार ने वो अपने क्या नाम इनका
उधर ठाकरे साहब निपट गए, पटनायक निपट गए, पता नहीं कौन कौन, बादल घर बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश चौटाला घर बैठे हुए हैं, दुष्यंत चौटाला घर बैठे हुए हैं। जो इनके साथ है वही एक्टिव है, या बाकी इंडिया अलायंस के अंदर है। तो वो सारी चीज जो है विपक्ष मुक्त भारत करने की जो उनकी पूरी मुहिम है, और विपक्ष को कोई नैरेटिव ही ना छोड़ने, वो कांग्रेस मुक्त जो भारत कहते हैं ना, वो ना समझ लोग हैं जो उसको समझते हैं, उनके जो मायने हैं वो विपक्ष मुक्त भारत के हैं। दैट इज व्हाट ही मीन्स प्रैक्टिकली, एंड दैट इज व्हाट ही इज अप टू। और जो कहा कि दो मंत्री उधार है दिल्ली से, मुझे ये बताइए, जिस महाराष्ट्र की समस्या 26 तारीख को, अगर मान लीजिए, अब 23 तारीख को जो रिजल्ट आया, अगर मान लीजिए वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती और वो 26 तारीख तक सीएम नहीं बनाते, तो आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है नहीं लग जाता 26 तारीख को? आज कितनी तारीख है? 2 तारीख। रिजल्ट आया थे 23 को, प्रचंड बहुमत आया है, उसके बावजूद सरकार नहीं बन रही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन ही नहीं लगाया। तो पूरे के पूरे सिस्टम को समझिए, राष्ट्रपति शासन की तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो चीजें है ना, या तो सरकार हो या ना हो। पहली बेशर्मी चुनाव आयोग ने की कि वो ऐसा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। आमतौर पे ये होता है कि जब किसी हाउस की वो खत्म होने वाली है टर्म, उससे 10 दिन पहले नया हाउस नोटिफाई हो जाता है ताकि स्मूथली सरकार बन जाए। वो बेशर्मी भी इसलिए की गई थी कि कल को अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाइएगा और फिर जो बाकी कार्यक्रम करना है वो कर लीजिए। तो ये सारी की सारी, जो अब 2 बार ये चक्कर काट चुके हैं महाराष्ट्र वाले, जो चीज अमित शाह नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो आपको क्या लगता है निर्मला सीतारमण सुलझा लेंगी? आपको लगता है ऐसा? Is she entitled to take any decision whatsoever? That is not the case. Case is to divert the attention of the country. सिंपल सी बात है। और मोदी इज ए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ ऑल दिस। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे जो शर्मनाक बात है, जो सबसे शर्मनाक रोल है, वो हम सब का है कि इस देश के मीडिया ने किस तरीके से कंप्लीट सरेंडर कर करके एक भी सवाल पूछना बंद कर दिया है। एक भी एक संवैधानिक सवाल मेरा ये है कि 26 तारीख के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों लागू नहीं हुआ? बड़ा रीजन देयर ऑफ, सिंपल सी बात। बिल्कुल अडानी की सुरक्षा अनुसार देश लगा हुआ है, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। संसद के अंदर इतना बड़ा काम हो गया, संसद के अंदर उसकी चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा छोड़िए, नाम नहीं ले सकते। लीडर ऑफ अपोजिशन को चेयर बता रही है कि 75 साल का वो है। अरे 56 साल का उस आदमी की भी स्टैंडिंग है भाई। खड़गे साहब इज नॉट ए स्मॉल मैन। आप उनको किस तरीके से डिमीन कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें समझने की है। मोदी जी अप टू ए पर्टिकुलर एजेंडा, एंड दैट एजेंडा इज ऑफ वर्टिकुलर डिवीजन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, जस्ट टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट, एंड दैट्स ऑल। इसमें कोई गलतफहमी हम ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। चलते चलते ये पूछना चाह रही थी कि हेमंत जी, इसका आज ये जो फिल्म दिखाई गई है, तो मोदी मीडिया को मसाला आज मिल गया होगा, फिल्म देखा होगा रिपोर्टर्स ने, अब वो डिस्कशन करेंगे कि देखिए गलत नैरेटिव चला था मोदी जी के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा गुजरात में। और मैं हरि भाई से भी पूछूंगी एक कमेंट छोटा सा कि इसका इम्पैक्ट क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है मीडिया पर, और गुजरात में भी इसका, और पूरे देश में इम्पैक्ट क्या होगा इसका? जी नीलू जी, ये देश मोदी जी की इच्छा के मुताबिक वर्टिकली डिवाइड हो चुका है और दोनों ही पक्ष संवेदन शून्य हो चुके हैं। इन चीजों से उनके भक्त जरूर एनर्जाइज होते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष, जो रैशनल थिंकिंग के लोग हैं, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये अलग पक्ष है कि जो रैशनल लोग हैं उनकी कोई वॉइस नहीं बची देश के अंदर, वो कोई ऐसा विचार नहीं बचा, उसकी ऐसा कोई प्रोपगेशन का सिस्टम नहीं बचा, उसको मीडिया वॉइस नहीं देता है। और जो ये दूसरा पक्ष है, जो एक्सट्रीमिज्म की जो स्थिति है, जिसको मोदी जी चैंपियन करते हैं, जिसको उसको सारे का सारा सिस्टम उनके पास है, तो वो नैरेटिव को पायलट कर रहे हैं पूरे अपने हिसाब से, और वो करते रहेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट केवल उनके भक्तों पर होता है। बाकी जो दूसरा पक्ष है वो आज भी अपने सवालों में खुद ही खोया हुआ है। और जैसा आपने कहा शुरू में, जो उस पर लिखा आपने, उस पर जो थंबनेल था कि देश ऑलरेडी दहशत में है, इसमें कोई शक मत मानिए। वरना तो देश का स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट जब से सत्ता में आया है, तभी से हिंदू खतरे में क्यों आया? उससे पहले तो 65 साल कभी खतरे में आया नहीं था, आज खतरे में कैसे आ गया? और जो हिंदू, 144 करोड़ की आबादी है देश में, 20 करोड़ मुसलमान है, अगर 124 करोड़ आदमी 20 करोड़ से डरते हैं तो उनको खतरे में रहना भी चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ, हम सबको खतरे में रहना चाहिए सर। फिर हमें खतरे से बाहर आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खतरा इज अ माइंडसेट। अगर मैंने खतरा मान लिया जोशी जी से, तो मुझे खतरे से आप कभी नहीं उबार सकते। और यही जो परसेप्शन है, यही बीजेपी की रही है, यही आरएसएस की रही है, यही उनके सारे संगठनों की रही है, और इसी पर वो लगातार खेल रहे हैं। जब तक ये देश जागेगा और जब तक इनको समझ में आएगा, तब तक हम बनाना रिपब्लिक
इस्टेब्लिश हो चुके होंगे, बन तो हम चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके होंगे। मेरी चिंता केवल इस बात की।